हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास में कुछ और एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ जनरल साइंस। ऑलरेडी इस टॉपिक पर 2 क्लासेस पिछली चल रही हैं। जिन दोस्तों ने वो 2 पार्ट नहीं देखे उनसे गुजारिश करें पहले 2 पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें आपके पास बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे हैं जो आपको नए देखने को मिलेंगे। हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन हैं, चाहे आपके पास जेके एसएबी अकाउंट फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो जाए, एसआई फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो जाए, जेके पीएसआई का एग्जामिनेशन हो जाए, या आगे आने वाला कोई भी आपका जेके एसएसबी का एग्जामिनेशन हो जाए, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक है जनरल साइंस का आपके सिलेबस में मेंशन है और यकीन मानिए एक अच्छी खासी वेटेज रख रहा है। तो एक प्रयास करें, एक अटेम्प्ट करें कि जो भी आपके पास रिसेंटली अलग अलग एग्जामिनेशन हुए हैं उनसे क्वेश्चन उठा रहे हैं और आप दोस्तों के शेयर करें ताकि एक आइडिया मिल जाए किस तरह के क्वेश्चन आप एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। तो चलिए से स्टार्ट करें, क्योंकि एग्जामिनेशन जो आपके F1 है उससे बहुत कम टाइम रह गया है, इसलिए कोशिश करें कम से कम समय में कुछ क्वेश्चन करेंगे और आपका रिविजन हो जाए। चलिए सर स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। चलिए 57 क्वेश्चन सर कर चुके हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 इस सीरीज क्वेश्चन नंबर 58। वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। आप बताइए सर नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन नंबर ए कैंसर, ऑप्शन बी आपके पास रिकेट्स आ रहा है, ऑप्शन सी डायबिटीज एंड ऑप्शन डी आपके पास अमोबायोसिस। कौन सी ऐसी डिजीज है विच इज कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए जी, तो एफए के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये आप नोट करके रख दीजिएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ जो है आप दोस्तों को हम बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पर विद सोल्यूशन दे देंगे। बताइए सर कम्युनिकेबल डिजीज क्या, कैंसर कम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है? सर बिल्कुल नहीं फैलती है, कैंसिल आउट कर देंगे। क्या रिकेट्स सर ये आपके पास डिफिशिएंसी डिजीज में आती है, जनरली आप विटामिन डी के सर से रिलेट करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। डायबिटीज सर आपको इंसुलिन का कंसर्ट पता है, ये तो कैंसिल आउट कर देंगे। जो आपके पास अमोबायोसिस है जिसे आप कभी कभी अमोबा डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है और वाटर अगर कंटेमिनेटेड वाटर है उसको उपयोग करने से ये बीमारी जो है फैल सकती है। तो नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 59, लॉकजा इज अनदर नेम ऑफ। लॉकजा किस बीमारी को आप कहते हैं? क्या मलेरिया का दूसरा नाम है, कालाजार का दूसरा नाम है, टेटनस का दूसरा नाम है, या आपके पास डिप्थेरिया का दूसरा नाम आ रहा है? बताइए साथियों, क्या आपके पास जो लॉकजा है ये किस बीमारी का और एक नाम आ रहा है? ठीक है, ठीक है, बेहतरीन तरीके से आपको ये कंसर्ट पता होनी चाहिए कि लॉकजा इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेटनस। क्यों? टेटनस जो है बेसिकली आपके पास एक बैक्टीरियल डिजीज है जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, ठीक है जी। इसी वजह से इसको जो है लॉकजा भी कहा जाता है, लॉकजा अनदर नेम ऑफ टेटनस। क्वेश्चन नंबर 60, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन। जो आपके पास बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडिया में देखने को मिलता है, अच्छी बात है सर, ये कब पास हुआ था? ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ रहा है सर 1992, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2000 एंड ऑप्शन डी आपके पास 2002। ठीक है जी, ये एक्ट कब पास हुआ था? द रोल ऑफ दिस एक्ट इंक्लूडेड क्या क्या सर इसमें आता था? एनफोर्समेंट ऑफ एक्टिविटीज फॉरबिडन अंडर द एक्ट। नंबर सेकंड इसमें आता सर यही एक्ट आपको एडवाइस करता था गवर्नमेंट को ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर, एनी क्राइम इज पनिशेबल या कॉग्नाइजेबल अंडर दिस एक्ट। ये सारी की सारी चीज़ें इस बायोडाइवर्सिटी एक्ट में देखने को मिलती हैं। एंड दिस एक्ट वाज पासड इन द ईयर ऑफ 2002। ठीक है जी, 2002 में ही ये बिल पास हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपके पास ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ जाएगा, याद करके रख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, बीओडी के बारे में क्वेश्चन आ रहा है सर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं बेहतरीन तरीके से। जिन दोस्तों ने सर एफए के लिए हमारी क्लासेस नहीं देखी हैं जनरल साइंस के लिए, जिन दोस्तों को किसी टॉपिक में परेशानी आ रही है, सिर्फ उसी टॉपिक के लिए आप जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल साइंस फॉर एफए, वहाँ आप देख सकते हैं, वो टॉपिक आप देख सकते हैं ताकि रिवाइज करने के लिए 2x पर आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं, कम से कम समय में आपको रिवाइज हो जाएंगी चीज़ें। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ए मेजर ऑफ। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका मेजर है? ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रियल वेस्ट poured into the water bodies, option B extent to which the water is polluted with organic compounds, option C amount of carbon dioxide inseparably combined with the hemoglobin, option D आपके पास आ रहा है amount of oxygen needed by the plants during night। चलिए जी, अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 61, क्या आंसर हो सकता है सर इसका? बीओडी का मतलब क्या है सर? बीओडी आपके पास देखिए सर, इंडस्ट्रियल वेस्ट poured इन द वाटर बॉडीज, एक्सटेंड ये तो नहीं आ रहा है सर, एक्सटेंड इन विच द वाटर इज पोल्यूटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बात हो रही है सर, ठीक है जी। इसकी वजह से आपने सर आगे बाकी चीज़ें देखी थी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप मान सकते हैं। एक्सटेंड टू विद द वाटर इज पोल्यूटेड विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बीओडी आप मान सकते हैं फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। पोल्यूटेंट इज हैविंग द मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट, इसमें से कौन सा ऐसा पोल्यूटेंट है जिसका सबसे लास्टिंग इफेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर ए पेस्टिसाइड्स, ऑप्शन बी स्मोक फ्रॉम चिमनी, ऑप्शन सी आपके पास SO2 एंड ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड।
मोस्ट लास्टिंग इफेक्ट ऑफ विच आर फॉलोइंग पोल्यूटेंट, ठीक है जी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एफएआई में। चलिए साथियों बताइए सर, आप एक काम कीजिएगा और एक कि आप सर्च कर दीजिए गूगल में एनवायरमेंटल पोल्यूशन बाय दिलबीर सिंह खालसा एमसीक्यूज। सर 50 एमसीक्यूज हमने वो क्लास लगाई है, सबसे इंपॉर्टेंट सर वो क्लास है, वो क्लास आप जरूर देखे जाइए, क्योंकि उस 50 क्वेश्चन में से आपको एक आधा क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। चलिए सर 62 क्वेश्चन, क्या आंसर आ सकता है? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए जो है पेस्टिसाइड्स। ग्रीन ओशन में से पेस्टिसाइड जो है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे इनका। क्वेश्चन 63, कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पायरामिड्स। अब आपको पता है सर इकोलॉजिकल पायरामिड, पायरामिड नंबर, पायरामिड ऑफ एनर्जी, पायरामिड ऑफ बायोमास, सारे पढ़े हैं। पायरामिड ऑफ एनर्जी जो है वो हमेशा आपके पास अपराइट होता है, बाकी दो जो है वो इन्वर्टेड भी हो सकते हैं किसी किसी कंडीशन में, किसी किसी सिचुएशन में। तो आप यहाँ पर बताइए कि इकोलॉजिकल पायरामिड ये कंसेप्ट किसने दिया था, प्रपोज किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए ओडम, ऑप्शन बी आपके पास क्लेमेंट्स आ रहा है, ऑप्शन सी टेंसले एंड ऑप्शन डी एल्टन। बताइए जी, बताइए सर ये पायरामिड का कंसेप्ट किसने दिया था? ठीक है जी, नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि अगर आपने जब अच्छे से पढ़ा है ये चीज़, तब हमने आपको ये नाम भी याद, अगर आपको याद होगा कि आप इकोलॉजिकल पायरामिड को और एक नाम से जानते हैं, दीज आर आल्सो नोन एज एल्टर्नस पायरामिड्स। ठीक है, दीज आर आल्सो नोन एज एल्टर्नस पायरामिड। जब इनको एल्टर्नस पायरामिड कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एल्टर्न ने इसका कंसेप्ट दिया था। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फूड चेन। आप बताइए सर इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सी आपको लग रही है कि एक करेक्ट फूड चेन हो सकती है? ऑप्शन ए ग्रास, ग्रास से फोक्स, फोक्स से रैबिट, रैबिट से बोर्ड। ठीक है जी, अच्छी बात है। क्या कोई सेंस बन रहा है? ग्रास को फोकस खाएगी, फोकस को रैबिट खाएगा, फिर रैबिट को बोर्ड खा लेगी। अच्छी बात है सर, बोर्ड रैबिट को खाने बैठ जाए तो फिर हो गई बात। पहला कैंसिल आउट करते हैं। फैलन लीवर्स, इसको बैक्टीरिया खाएगा, बैक्टीरिया को इंसेक्ट लार्वा खाएगा, कैंसिल आउट। ग्रास, चेमेलियन, फिर इंसेक्ट, इंसेक्ट को बोर्ड, कैंसिल आउट। यहाँ जो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स हैं इनको जू प्लैंक्टन्स खाएंगे, जू प्लैंक्टन्स को जो है आगे फिश कंज्यूम कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है मोस्ट एप्रोप्रिएट इनमें से आपके पास आंसर आ सकता है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है सर? रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलती है, आपने पढ़ा है सर बड़े बेहतरीन तरीके से, हमने सर रेस्पिरेशन पढ़ ली, हमने अरबे रेस्पिरेशन पढ़ लिया, एनअरबे रेस्पिरेशन पढ़ लिया, कैरबल साइकिल पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन बात हो रही है सर रेस्पिरेशन हो रही है तो कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो आपके पास रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहा है? क्या सेरिब्रम कर रहा है, क्या मेडुला ऑब्लिगेटा कर रहा है, क्या ओल्फैक्टरी लोब्स कर रहे हैं, या आपके पास हाइपोथैलेमस कर रहा है? अब बताइए सर, यही तो सर आपके पास कंसेप्ट्स हैं, यही पर आपने चीज़ों को जो है कोरिलेट करना है। चलिए दोस्तों बताइए सर आपके पास कौन रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेगा? नन अदर देन MO, डेट इज मेडुला ऑब्लिगेटा जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। मेडुला ऑब्लिगेटा जो है यही आपके ये ब्रेन का आपके पास हिस्सा है जो कंट्रोल करता है आपके रेस्पिरेशन प्रोसेस को। मेडुला ऑब्लिगेटा जो है ये सेंड करता है सिग्नल्स आपके मसल्स को, वो मसल जो इन्वॉल्व होते हैं आपके रेस्पिरेशन में। ठीक है, इसके साथ साथ जो पोन्स हैं वो कंट्रोल करते हैं रेट ऑफ रेस्पिरेशन को। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मेडुला ऑब्लिगेटा। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, चलिए ठीक है जी, बेहतरीन तरीके से आप सीख रहे हैं। तो आपसे भी गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ साथ साथ लाइक करते रहिए। आप दोस्त कितने देख रहे हैं और आप दोस्त ने कितने लाइक किया है या आप खुद देख रहे हैं सर? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 66, इन ह्यूमंस डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन डे। अब देखिए सर हमने डाइजेशन शुरुआत कहाँ से कर दी थी? हमने बोला सर स्टार्च की जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हुई है। स्टार्ट को छोड़ दीजिए, आपने पढ़ लिया पिछली क्लास में स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अब बताइए सर खत्म कहाँ पर हो रहा है, कंप्लीट कहाँ पर हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी बकल कैविटी, ऑप्शन सी स्टॉमक एंड ऑप्शन डी आपके पास रेक्टम। ठीक है जी, कहाँ से लेकर कहाँ तक हम जो है स्टार्ट करके खत्म कर रहे हैं ये बताइए सर। स्टार्ट तो आपके पास माउथ से हो रहा है, खत्म कहाँ पर हो रहा है? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 इज नन अदर देन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। आप दोस्तों को पता ही है कि डाइजेशन कंप्लीट हो रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 67, गैस्ट्रिक जूस कंटेनर्स। अब आपने गैस्ट्रिक जूस का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, इसमें क्या क्या होता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ऑप्शन बी ट्राइप्सिन, लाइपेज, रेनिन, ऑप्शन सी ट्राइप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज एंड ऑप्शन डी ट्राइप्सिन, पेप्सिन एंड रेनिन। ठीक है जी, बताइए सर गैस्ट्रिक जूस आपने तो जब डाइजेशन पढ़ी थी, ठीक है सर, हमने वहाँ गैस्ट्रिक जूस का कंसेप्ट पढ़ा था, लेकिन क्या आपने थोड़ा इसके डीप में गए, आप समझे कि गैस्ट्रिक जूस में आपको क्या क्या आ रहा है? क्योंकि आपके पास प्रोटीन्स आएंगे, प्रोटीन पर कौन ऐड करेगा सर? आपके पास पेप्सिन आ जाएगा, पेप्सिन होना चाहिए। ठीक है जी, पेप्सिन तो मौजूद है। ठीक है, आगे चलकर आपके पास फैट्स होंगे तो लाइपेज होना चाहिए सर, लाइपेज पर एक्ट करेगा, इस पर लाइपेज भी होना चाहिए। फिर आगे चलकर आपके पास मिल्क को जो है मिल्क कोगुलेशन कंसेप्ट कौन करेगा सर? ये रेनिन करेगा। तो ये तीन चीज़ें इसमें होती हैं सर, एक पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 68,
बात हो रही है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन प्लांट्स। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो प्लांट्स में मौजूद है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपके पास नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी मैग्नीज। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट प्लांट्स में कौन सा है? ठीक है जी, थोड़ा रफ्तार में सर चल रहे हैं। कुछ दोस्त आप कमेंट करते रहते हैं सर आप क्लास थोड़ी स्पीड में चल रही है। आप यकीन मानिए सर हम आप दोस्तों का ही सोच रहे हैं, क्योंकि आपकी क्लास जो एग्जामिनेशन FA का हाल ही सर 10 दिन का टाइम वहाँ आपको देखने को 10-12 दिन का टाइम देखने को मिलता है। तो इसीलिए सर कोशिश करते हैं कि थोड़ा स्पीड में चलें, क्योंकि रिवीजन का मतलब ही ऐसा ही है। जिस दोस्त ने वो सर क्लास सीखने के लिए देखनी है उससे गुजारिश करेंगे, प्लेलिस्ट आपके लिए बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मोस्ट अबंडेंट अगर आप एलिमेंट करेंगे प्लांट्स में तो सबसे अबंडेंट कौन होता है? सर हमने पढ़ा है सबसे अबंडेंट ऑक्सीजन होता है। सर ढूंढा हमने ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सर कहीं नहीं मिला। हमने बोला सर आप JK सर भी आपने ऑप्शन गलत दे दिया है, आपका आंसर गलत है। लेकिन गिवन ऑप्शन में से आप चुनते हैं तो नंबर सेकंड पर कौन आता है? सर नंबर सेकंड पर आपके पास कार्बन आता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ कार्बन बन के आ जाएगा। अगर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन दिया होगा तो आप ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे। याद रख दीजिएगा, ये चीज़ें याद रखनी है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट आपके प्लांट्स में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद आपके पास कार्बन आता है। आयरन और मैग्नीज जो है ये सिर्फ ट्रेस में आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन 69, वाटर रीचेज द टॉप ऑफ द प्लांट। आप देखिए सर आप क्या करते हैं, पानी आपने बिल्कुल रूट्स पर दिया, बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है। किसकी वजह से? ऑप्शन ए रूट प्रेशर, ऑप्शन बी कैपिलरिटी, ऑप्शन सी आपके पास ट्रांसपायरेशन एंड ऑप्शन डी डिफ्यूजन। बताइए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स में आप क्या चुनेंगे? ठीक है जी, कहीं कहीं पर आपको सर इसके लिए कैपिलरिटी का कंसेप्ट भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर आपके पास इसका जो आंसर है वो रूट प्रेशर भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप अपने एग्जामिनेशन की बात करेंगे जो वो प्रमाणित करते हैं, जो जिस चीज़ को वो मानते हैं, नन अदर ऑप्शन नंबर ए दैट इज रूट प्रेशर। तो इसके लिए आप जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रूट प्रेशर ही मानेंगे। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 70 इस तरह से आ रहा है सर, ट्रांसपायरेशन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय। अब आपको पता है सर ट्रांसपायरेशन हो रही है प्लांट्स में, ट्रांसपायरेशन को इन्फ्लुएंस कौन करेगा, किस फैक्टर की वजह से इसको असर होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या एयर टेम्परेचर की वजह से इसको असर होगा? एपिडर्मिस ऑफ लीफ की वजह से इसको असर होगा, क्योंकि सर लीफ में आपके पास स्टोमेटा है। ठीक है, ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। आगे गार्ड सेल हैं, गार्ड सेल भी आपको यहीं देखने को मिलते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, आप बताइए सर कौन से ऐसा नीचे दिए गए ऑप्शन है जो इन्फ्लुएंस करेगा आपके ट्रांसपायरेशन को? चलिए सर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर में मोस्ट अप्रोप्रिएट का आना चाहिए। जो दोस्त गार्ड सेल की तरफ जा रहे हैं उनके इंतजार कर रहा है 0.25 में। ठीक है जी, इंतजार कर रहा है। कोई दोस्त अगर ऐसा है जो बी की तरफ गया है तो वो भी अपने आप को इसी में संभाल के। क्या कोई ए की तरफ गया है कोई दोस्त ऐसा है तो वो ये देखिए सर कहाँ से हम उसको ला रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से लाया और यहाँ पर उसको प्लस में हमने 1 दे दिया। इसका मतलब सही आंसर क्या है सर? ऑप्शन नंबर ए दैट्स एयर टेम्परेचर। क्यों? कि आपके पास आपको पता है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो होगी जब आपके पास टेम्परेचर का डिफरेंस अगर देखने को मिलेगा प्लांट के अंदर और प्लांट के बाहर जो है एनवायरनमेंट, प्लांट के इंटरनल एनवायरनमेंट जो है और जो आपके पास बाहर का एटमॉस्फेयर है उसमें अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन की रेट जो है वो ज़्यादा होगी, अगर कम है तो ट्रांसपायरेशन की रेट जो है कम होगी। ट्रांसपायरेशन इज ऑकर्ड विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इसकी रेट जो है ट्रांसपायरेशन की वो इंक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर डिफरेंस जो है बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द प्लांट ये कम होगी, ये लेस होगी, तो आपके पास कंसिडरेबली लेस ट्रांसपायरेशन देखने को मिलेगा। और इसका उल्टा होगा तो बिल्कुल वाइस वर्सा उल्टा भी देखने को मिलता है जी। क्वेश्चन नंबर 71 बिल्कुल इस तरह से है सर, अटैम्प्ट कीजिए सर। ऐसे क्वेश्चन आपने छोड़ने नहीं है क्योंकि ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन आप मानेंगे। टू प्रोड्यूस 10⁻³ जूल्स ऑफ हीट, अगर आप चाहते हैं सर 10⁻³ जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस करें 10 सेकंड में, हाउ मच वोल्टेज शुड बी अप्लाइड टू 100 ओम रेजिस्टेंस। आपके पास 100 ओम रेजिस्टेंस है, कितनी वोल्टेज आप उसको अप्लाई करेंगे 10 सेकंड में वो सर 10⁻³ जूल्स की हीट प्रोड्यूस करे। आप देखिए ये पढ़े हैं सारे के सारे कंसेप्ट, बिल्कुल सर हमने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था। क्या पढ़ा था सर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में? जब तक आपके आंसर आते तब हम आप बता रहे हैं कि हमने पढ़ा था हीट किसके बराबर होती है सर? I² RT। क्योंकि यहाँ I नहीं दिया गया है तो हम फार्मूला कौन सा लेंगे सर? V² R × T। ठीक है जी, हमने क्या निकालना है सर? हमने क्या निकालना है? हमें वोल्टेज दैट्स हमने V² की वैल्यू निकालनी है। तो V² किसके बराबर आ जाएगा सर? H × R/T। H × R/T किसके बराबर आ जाएगा सर? V²। इसका मतलब आपके पास V² किसके बराबर आ जाएगा? H की वैल्यू कितनी दी गई है? 10⁻³ ये आपने ले लिया। R की वैल्यू कितनी है सर? आपके पास 100 ओम्स आ रहा है। T कितना टाइम कितना सर? 10 सेकेंड्स आ रहा है। 1 0 1 0 कैंसिल आउट करेंगे, 3 और 1 4, 10⁻⁴ आ जाएगा आपके पास V² की वैल्यू। लेकिन V की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? V की वैल्यू रूट लेंगे तो 10⁻² आ जाएगी, दैट इज 100
100 वोल्ट्स। तो 100 वोल्ट्स कहाँ पर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? समझ आ गया ये क्वेश्चन? बिल्कुल सर, आपने सिंपल याद रखना है, डैट हीट प्रोड्यूसर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, इसी को आप जो है वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी, क्योंकि आपने सर आर इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आई पढ़ा है ओमस में, यही अप्लाई करेंगे यहाँ पर। ये दो फार्मूले सीधे याद रख दिया, आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इंटू टी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1.0 किलोवाट ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट फॉर 6 आवर्स डेली। आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है, अच्छी बात है सर, उसका जो पावर रेटिंग है वो दी गई है 1.0 किलोवाट, वो काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है 220 वोल्ट पर 6 घंटे के लिए हर दिन। आपने बताना है कि कॉस्ट कितना आपको कीमत पड़ी, कितनी आपको खर्चा होगा अगर आप इस मोटर को 30 दिन के लिए चला रहे हैं। अगर एक यूनिट की प्राइस जो है आपके पास 50 पैसा पड़ रही है। अब हमने ये जब यूनिट आप ये पढ़ा था एनर्जी के लिए आ रहा है आपके पास किलोवाट आवर में, आप निकालेंगे इसको पहले आप एक दिन में किलोवाट आवर कितने निकलेंगे वो निकालेंगे, फिर 30 दिन में कितने किलोवाट आवर निकलेंगे वो निकालेंगे। 1 किलोवाट आवर की कीमत 50 पैसा है तो टोटल कितना निकल के आ जाएगा, ये चीज़ आप कर देंगे, उम्मीद करेंगे ये कर देंगे। देखिए सर करना क्या है, आप सबसे पहले इसमें निकालेंगे कि आपने एनर्जी कितनी कंज्यूम की। एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हैं आप? पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया गया सर? 1 किलोवाट। टाइम कितना दिया गया? आपने टाइम कितना ले लिया है सर? 6 घंटे पर डे। इसका मतलब है 6 किलोवाट आवर जो है ये आप पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये पर डे आप इस्तेमाल कर रहे हैं इतनी एनर्जी। अगर आप 6 किलोवाट आवर आप एक दिन में कर रहे हैं तो 30 दिन में कितना करेंगे सर? इंटू 30 करेंगे तो मतलब 180 किलोवाट आवर आप पूरे 30 दिन में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है सर? 50 पैसा। मतलब 180 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 पैसा कितना हो गया सर? 1/2 रुपीज़। तो कितना हो गया सर? 90 रुपीज़ जो है आपको कीमत देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आ जाएगा। इससे आसान तरीके से सर हमने कोशिश की है आपको बताने की, गुजारिश करेंगे आप अच्छे से देखिए कीजिए। क्वेश्चन नंबर 73, ए बॉल इज थ्रोन अप। आपके पास एक गेंद है, आपने ऊपर हवा में फेंकी। व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट द इंस्टेंट इट रीचेज द हाईएस्ट पॉइंट। आपके पास सर ये आपके पास ज़मीन पर है, आपने गेंद को ऊपर भेजा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी जिसके बाद ये नीचे आना शुरू होगी, इस हाईएस्ट पॉइंट पर आपके पूछ रहा है कि आपके पास एक्सेलरेशन कितनी होगी और इस पर वेलोसिटी कितनी होगी। बेहतरीन तरीके से हमने सर जो काइनेमैटिक्स के जब कंसेप्ट पढ़े थे, लॉज ऑफ मोशन के पढ़े थे, ठीक है जी, वो चीज़ें हमने अच्छे से सीखी हुई हैं। तो आप अब इसका आंसर बड़े बेहतरीन तरीके से देंगे, क्योंकि जब आप बॉल टॉप पर पहुंच जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी, तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी सर? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, ये कहाँ की तरफ होगी सर? डाउनवर्ड्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ डाउनवर्ड्स आ जाए, कहीं पर अपवर्ड्स आ जाए, ऑप्शन में बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जब टॉप पर पहुंच जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट करेगी, दैट इज एक्सेलरेशन शुड बी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट शुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। दूसरी बात है वेलोसिटी, बिल्कुल सर जब टॉप पर पहुंचेगी वेलोसिटी आपके पास 0 हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर देखिए कहां पर आ रहा है, एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड वेलोसिटी 0। ये रहा सर आपके पास आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 74, कैलकुलेट द मास ऑफ बॉडी वेइंग 100 डाइन। ठीक है जी, आपके पास 100 डाइन की एक बॉडी है, वेट उसका दिया गया है, आपने पूछना आपको बताना है कि इसका मास कितना है। जी की वैल्यू आपने लेनी है सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 नहीं लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए क्वेश्चन में। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है सर, आपको पता है सर वेट किसके बराबर होता है? m इंटू जी। ठीक है जी, अब आपके पास वेट जो है कितना दिया गया है, आपने निकालना क्या था? मास निकालना। तो मास किसके बराबर आ जाएगा? वेट डिवाइड बाई जी। मतलब आपके पास m जो आपने निकालना है, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वेट कितना दिया गया है सर? 100 डाइन। मतलब जब CGS यूनिट में ये दिया गया है तो आपके पास जी की वैल्यू कितनी है? पहले चलिए जी को कन्वर्ट कर देते हैं। जी कितना दिया गया है सर? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर सर 100, मतलब आपके पास 100 इंटू 10 हो गया सर 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा ये जी की वैल्यू। तो अब यही वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे कि मास किसके बराबर होता है सर? वेट डिवाइड बाई जी। वेट की वैल्यू कितनी है सर? 100। डाइन डिवाइड बाई जी की वैल्यू अभी आपने निकाल दी सर 1000, मतलब आपके पास कितना आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड 10 0.1 जो है ग्राम्स आपके पास आंसर आ जाएगा, 0.1 ग्राम्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ये सर इस तरह से आपने चीज़ों को जो है अच्छे से समझना है। कंसेप्ट सिर्फ कहीं पर आपके पास CGS का यूनिट लगाना पड़ेगा, कहीं पर SGS SI यूनिट लगाना पड़ेगा, जहाँ जो ज़रूरत होगी वही आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 75, पिक द ऑड वन आउट। इनमें से आप ऑड वन आउट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए टाइडल एनर्जी, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी बायो एनर्जी एंड ऑप्शन डी आपके पास पेट्रोलियम। ऑड वन आउट देखिए सर, देखिए अब किस तरह से आप करेंगे काम। टाइडल एनर्जी क्या है सर? आपके पास नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है।
सोलर एनर्जी क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायो एनर्जी भी आप नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में गिन रहे हैं। जो पेट्रोलियम है ये आपके पास पुराना पहले से आप इस्तेमाल करें, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। प्लस कन्वेंशनल में भी अगर आप पूछा जाए आगे क्या है सर, कन्वेंशनल में आपके पास कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो पेट्रोलियम इज ए कमर्शियल नॉन कमर्शियल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्योंकि आपने पढ़ा है सर दो तरीके हमने डिवाइड किए थे एनर्जी को, एक तो आपके पास कन्वेंशनल सोर्स आ रहे थे, दूसरे नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल में भी दो तरह के आ रहे थे, एक तो आपके पास कमर्शियल आ रहे थे, दूसरे नॉन कमर्शियल आ रहे थे। तो पेट्रोलियम जो है एक तो कन्वेंशनल में आ रहा है और उसमें अंदर जाकर कमर्शियल में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 76, द केमिकल रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड। वो केमिकल रिएक्शंस जिनमें आपके पास एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है, क्योंकि जनरली आपके पास दो तरह की केमिकल रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं। एक वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, उन्हें आप क्या कहते हैं वो आपको पढ़ा है। कुछ एक ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनको होने के लिए एनर्जी सर यहीं से देनी पड़ती है, ठीक है जी। उन रिएक्शंस को आप जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। जिन रिएक्शंस को होने के लिए सर आपको यहीं से एनर्जी देनी पड़े। फॉर एग्जांपल सर ये आपके पास हो गया, ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को आप ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है जी। ये होने के लिए आपको सर यहीं से एनर्जी देनी पड़ेगी इसको। दैट इज ये आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड तब बनेगा, 2 टाइम्स NO तब बनेगा जब आपके पास 43.6 किलो कैलोरीज आप हीट जो है आप एनर्जी यहीं से देंगे। इस तरह की एनर्जी जो है जहाँ पर आपके पास रिएक्शन में माइनस टाइम्स में आ जाए एनर्जी, उन्हें आप एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। मतलब एनर्जी आपको यहीं से देनी पड़ेगी तब ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगी। इसके बरके कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जब आप रिएक्शंस होती हैं उनकी वजह से एनर्जी जो है रिलीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास अमोनिया बन रहा है सर, अमोनिया कैसे बन रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है नाइट्रोजन की, केमिकल रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन की। तो आपके पास सर इस तरह से नाइट्रोजन है आपके पास, इसको 3 टाइम्स हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, इसकी वजह से आपके पास अमोनिया बन रहा है, 2 टाइम्स NH3 बन रहा है। इसके साथ साथ जब अमोनिया बन रहा है आपके पास लगभग 22.5 किलो कैलोरीज ऑफ हीट जो है वो रिलीज हो रही है। इस रिएक्शन को आप कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और वो रिएक्शन जिसमें आपको एनर्जी यहीं से देनी पड़ी उसे आप कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। होप आपको बात पकड़ में आई होगी। क्वेश्चन 77 आप देखिए सर, डायमंड आपको पता है सर हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, अच्छी बात है। ये एक एलोट्रॉपी है कार्बन की, जो कार्बन खुद क्या है, कार्बन से लक्जरियस मेटल आ रहा है, ठीक है जी। कार्बन जो है शाइनिंग मेटल आ रहा है, कार्बन से सोनोरस मेटल आ रहा है, कार्बन आपके पास नॉन मेटल आ रहा है। मेटल्स में हमने सर कुछ खुसूसियात पढ़े थे कि मेटल्स क्या हैं सर, मेटल्स आपके पास शाइनिंग होते हैं, ठीक है, इनमें चमक होती है, इनमें जो है इनकी आवाज़ होती है, सोनोरस होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको डायमंड में देखने को मिलती हैं। ये किसका एलोट्रॉपी है सर, कार्बन क्या है, तो इसका मतलब कार्बन क्या होना चाहिए सर, मेटल होना चाहिए। लेकिन ये सर एक्सेप्शन में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप जनरली सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ये तय नहीं कर सकते हैं कि भाई कौन मेटल है कि कौन नॉन मेटल है। केमिकल प्रॉपर्टीज आपको देखना पड़ेगा। इसी वजह से सर हमने आपको कहा था कि कार्बन आपके पास क्या है सर, नॉन मेटल है। कार्बन आपके पास नॉन मेटल है, लेकिन इसके बावजूद जो इसके एलोट्रॉपी आ रहे हैं, डायमंड आ रहे हैं, ये आपके पास इतने हार्ड हैं कि सबसे हार्डेस्ट माने जाते हैं। जो कि एक प्रॉपर्टी आ रही है मेटल्स की सर, ये चमकीले हैं, जो कि प्रॉपर्टी आ रही है मेटल्स की, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। चलिए सर इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करेंगे आज की क्लास में वाया दीज MCQs आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं रिवाइज हो गए होंगे। गुजारिश करेंगे आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में नहीं जाना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। उम्मीद करते हैं कि आप दोस्त जो इन सीरीज से बेनिफिट उठा रहे हैं। आप सभी निवेदन है कि आप दोस्त भी जो बिल्कुल आप जो है अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलिए सर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।